हम्म। यार कितनी अजीब बात है ना कि जिस हिंदी पर हम इतना गर्व करते हैं, मतलब हिंदी शब्द खुद हिंदी भाषा का है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो ईरानियों और फारसी भाषा की देन है, जिसका असली मतलब होता है हिंद का वासी। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारी हिंदी की सबसे मजबूत नींव है ना, मतलब वर्णमाला, उसका पूरा डीएनए डिकोड करने वाले। एकदम सही। और आज हम कोई नॉर्मल किताब नहीं ले रहे हैं, हम सीधे वर्दीधारी यूट्यूब चैनल के विशेष हस्तलिखित नोट्स पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है। हमें रटना नहीं है, इसके पीछे का विज्ञान समझना है। तो मैम शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले ना हमें ये समझना होगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। अच्छा, मतलब जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है वही ना? बिल्कुल, राजभाषा मतलब राजकीय काम की भाषा। और अगर हम इसके विकास को देखें तो ये रातों रात नहीं बनी है। हाँ। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली जो बौद्ध धर्म से जुड़ी थी। उसके बाद प्राकृत ना, जो जैन धर्म की भाषा थी। हाँ, फिर भाषा का रूप बिगड़ा तो वो अपभ्रंश कहलाई, फिर अवहट, और अंत में जाके हमारी आज की हिंदी बनी। और हाँ, लिपियों की बात करें तो हमारी देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। जबकि एक खरोष्टी लिपि भी होती है जो दाएं से बाएं होती है ना, उर्दू की तरह। एकदम सही। और एग्जाम के लिए कुछ डेट्स बहुत अहम है, जैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। हाँ। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। हाँ, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जी, अब मेन परिभाषा पे आते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अगर ये आगे पीछे बिखरे हुए हैं तो वो बस वर्ण समूह है। जो हम मुंह से बोलते हैं वो ध्वनि है, और जो कागज पर लिख देते हैं वो वर्ण है। क्या ये सही है? हाँ हाँ, बिल्कुल सटीक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि या स्वनिम है, और लिखित इकाई वर्ण है। और अगर सार्थक इकाई पूछा जाए जिसका कोई अर्थ हो तो वो शब्द है। कुल वर्णों की संख्या 53 होती है, क्योंकि केंद्रीय हिंदी समिति ने ड़ को भी विशिष्ट व्यंजन मान लिया है। ये के सर के खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जी मैम, एक एक नंबर से मेरिट बदल जाती है एग्जाम में। ये बारीक बातें बहुत काम की हैं। बिल्कुल, ये के सर के हस्तलिखित नोट्स हैं, यूपी पुलिस परीक्षा के लिए ये एकदम अनिवार्य है। तो अब वर्णमाला के पहले बड़े हिस्से पर चलते हैं, मतलब स्वर, जिन्हें स्वतंत्र राजा भी कहते हैं। हाँ, स्वर वो ध्वनियां हैं जो एकदम स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के बोली जाती हैं। कुल स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। लेकिन मैंने सुना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी सिर्फ 10 मानते हैं। हाँ, उन्होंने री को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। ऐसा क्यों? मतलब री को बाहर करने का क्या लॉजिक है? क्योंकि आजकल हम री का उच्चारण री की तरह करते हैं, जैसे ऋषि। चूंकि इसमें र व्यंजन की ध्वनि मिल गई है, इसलिए वो इसे शुद्ध स्वर नहीं मानते। अच्छा, तो ये बात है। पर ये संस्कृत के तत्सम शब्दों में तो आता है। हाँ बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है मात्राओं की। स्वर 11 हैं, लेकिन मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं। क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती ना। एकदम सही। अ को उदासीन, केंद्रीय या शहीद स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये हर व्यंजन में छुपकर उसे पूरा करता है और खुद शहीद हो जाता है। ये के सर के खुद के हस्तलिखित नोट से हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। शहीद स्वर, वाओ, ये याद रखने का बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। तो कालमान या मात्रा के आधार पर इनके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है यार। पहला ह्रस्व या मूल स्वर, जिन्हें बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। ये 4 हैं: अ, ई, उ, रे। और दूसरा दीर्घ स्वर होगा, जिन्हें बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। बिल्कुल, ये 7 होते हैं। इनमें भी एक विज्ञान है। जो समान जाति से बनते हैं वो सजातीय दीर्घ स्वर हैं, जैसे अ और अ मिलकर आ बने। और जो अलग अलग से बनते हैं वो विजातीय या संयुक्त स्वर होते हैं, राइट? जैसे अ और ई मिलकर ए बने। एकदम परफेक्ट। और तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। इसमें तिगुना समय लगता है, जैसे जब हम ओम बोलते हैं या किसी को दूर से बुलाते हैं। समझ गया। और जीव के आधार पर भी तो बांटा गया है ना इन्हें? हाँ, जीभ के आधार पर 3 है। अग्रस्वर, जिनमें जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है, जैसे ई, ए,
ए। मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है और पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ। होठों के आधार पर भी अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी होते हैं ना? जी, उ, ओ, औ बोलने में होठ गोल हो जाते हैं तो वो वृत्तमुखी हैं और मुंह खुलने के आधार पर भी 4 भेद हैं: संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और अर्धविवृत्त। वो सुई वाली ट्रिक ना जिसे याद रखना आसान है। स से संवृत्त और उ, ई इसके उदाहरण है। अरे वाह, बिल्कुल सही। और विवृत्त में मुंह पूरा खुलता है, जैसे डॉक्टर के पास कहते हैं ना, आ। मैम एक डाउट था यहाँ। आजकल हम डॉक्टर या कॉलेज बोलते हैं, तो वो जो औ की ध्वनि है, क्या वो हिंदी का स्वर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वो औ एक आगत स्वर है, मतलब वो अंग्रेजी के प्रभाव से हमारी भाषा में मेहमान की तरह आया है। इसे अपवाद माना जाता है। ये के सर के खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। मतलब ये पूरा शारीरिक और समय का विज्ञान है, बहुत लॉजिकल है। हाँ, ये के सर के हस्तलिखित नोट्स हैं। यूपी पुलिस परीक्षा के लिए ये एकदम अनिवार्य हैं। तो अब व्यंजनों की बात करते हैं, जो बेचारे स्वरों के सहारे टिके। सही कहा, ये स्वतंत्र नहीं होते। शुद्ध व्यंजन वो है जिसके नीचे हलंत लगा हो, जैसे क। जब इसमें अ जुड़ता है तब ये पूरा क बनता है। और मूल व्यंजन 33 होते हैं ना, 25 स्पर्श, 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ। जी, लेकिन अगर कुल व्यंजन पूछे जाएं तो वो 40 होते हैं। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। वो KTM 2 वाली ट्रिक, KTM DO। हाँ, KTM DO। ये सिर्फ ट्रिक नहीं, पूरा उच्चारण का नक्शा है। जब हवा गले से निकलती है तो कंठ से के यानी क वर्ग निकलता है। फिर हवा तालू से टकराती है तो टी यानी च वर्ग। एकदम सही। फिर मूर्धा से एम यानी ट वर्ग, फिर दांतों से डी त वर्ग और आखिर में होठों से ओ प वर्ग। ये गले से होठों तक की पूरी यात्रा है। क्या बात है। और कुछ ध्वनियां नाक से भी तो निकलती हैं। बिल्कुल, उन्हें अनुनासिक कहते हैं, जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे चंद्रबिंदु वाले शब्द आंख। और जो सिर्फ मुंह से निकले वो निरनुनासिक हैं, जैसे पेड़। अनुस्वार और विसर्ग भी तो होते हैं वर्णमाला में। हाँ, अनुस्वार अम और विसर्ग अहा। इन्हें अयोगवाह कहते हैं क्योंकि ये ना तो पूरी तरह स्वर है ना ही व्यंजन। ये के सर के खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। हाँ, ये KTM 2 से तो पूरा शरीर विज्ञान समझ आ गया एग्जाम के लिए। बिल्कुल, ये के सर के हस्तलिखित नोट्स हैं। यूपी पुलिस परीक्षा के लिए ये एकदम अनिवार्य है। अब उस पार्ट पे आते हैं जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसते हैं, व्यंजनों के उच्चारण प्रयत्न। हाँ, ये सबसे ज्यादा तकनीकी हिस्सा है। ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला, स्पर्शी व्यंजन, जो 16 होते हैं। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी मतलब जहां हवा रगड़ खाकर निकलती है, जैसे श, श, स और ह, ञ, न, न, म। जी। 5वां प्रकार है पार्श्विक व्यंजन, जो ल है। बोलते समय जीभ बीच में आ जाती है और हवा अगल बगल से निकलती है। छठा है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, यानी र। क्योंकि र बोलते समय जीभ कांपती है, उसमें कंपन होता है। बिल्कुल। 7वां प्रकार है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, अड और ढ। इसमें जीभ झटके से ऊपर जाकर तुरंत नीचे गिरती है। और 8वां है संघर्षहीन या अर्धस्वर, जो य और व है। मैम, ये उच्छिप्त व्यंजनों वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है। डमरू में ड लगता है, पर सड़क में बिंदु वाला अड़ लगता है। इसका क्या नियम है? इसके बहुत कड़े नियम हैं यार। पहला नियम, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता। दूसरा, ये द्वित्व व्यंजन में नहीं आते। अच्छा, और अंग्रेजी शब्दों में भी तो ये नहीं आते ना? एकदम सही। अंग्रेजी में ये झटके वाली ध्वनि होती ही नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड या रोड में हमेशा नॉर्मल ड आता है। और अगर तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो तब भी ये नहीं आते। ये नियम तो वर्तनी शुद्धि के सवालों में जादू की तरह काम करेंगे। और र के भी तो कई रूप होते हैं। हाँ, जैसे रेफ रूप जो ऊपर लगता है शर्म में, वो आधा र होता है। और एक पदेन रूप होता है जो पैरों में लगता है, जैसे ट्रक में, वो पूरा र होता है। और संयुक्त व्यंजन भी तो 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जी, और आगत व्यंजन भी हैं जो अरबी फारसी से आए हैं, नुक्ते वाले क, ख, ग।
ये के सर के खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। सच में ये छोटी छोटी बातें ही टॉपर बनाती हैं। बिल्कुल, ये के सर के हस्तलिखित नोट्स हैं। यूपी पुलिस परीक्षा के लिए ये एकदम अनिवार्य हैं। अब सबसे आखिरी और ट्रिकी पार्ट पर आते हैं। सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। घोष का मतलब है स्वर तंत्रियों में कंपन। सघोष बोलते समय गले में भारीपन होता है। इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है ना? हाँ, और सभी अंतःस्थ, ह और सभी स्वर भी शामिल हैं। ये टोटल 31 होते हैं। दूसरा है अघोष। इसमें कंपन नहीं होता। इसमें पहला और दूसरा वर्ण और श, श, स आते हैं। टोटल 13। एकदम परफेक्ट। अब प्राणत्व पर आते हैं। प्राण मतलब हवा। अपना हाथ मुंह के सामने रखो और क बोलो। क। हाँ, हवा बहुत कम निकली। बस यही अल्प प्राण है। इसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतःस्थ और सभी स्वर आते हैं। अब जोर से ख बोलो। ख। अरे हाँ, इसमें तो हवा का तेज झोंका लगा हथेली पर। ये महाप्राण है। इसमें दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते हैं। महाप्राण में ना ह जैसी एक ध्वनि छुपी होती है। अल्प प्राण के लिए 135 और महाप्राण के लिए 24 का फॉर्मूला बेस्ट है। अब आखिर में जरा वर्ण विच्छेद के बारे में बताइए। वर्ण विच्छेद मतलब शब्द का एक्सरे करना यार, एक एक वर्ण को अलग करना। जैसे कमल को तोड़ें तो क, अ, म, अ, ल, अ। तो अगर मैं कृपा का एक्सरे करूं तो क, री, प, आ होगा। बिल्कुल सही। लोग सोचते हैं इसमें र है, पर असल में ये री स्वर की मात्रा है। ये के सर के खुद के हस्तलिखित नोट्स हैं और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। इस एक्सरे तकनीक से तो स्पेलिंग की गलतियां डर से खत्म हो जाएंगी। हाँ जी, ये के सर के हस्तलिखित नोट्स हैं। यूपी पुलिस परीक्षा के लिए ये एकदम अनिवार्य हैं। तो आज के इस डीप डाइव से ये बात शीशे की तरह साफ है कि हिंदी वर्णमाला बचपन में रटने वाली कविता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीभ के हिलने, हवा के दबाव और कंपन का पूरा विज्ञान है।